नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है पोस्टमार्टम हेमरेज। पोस्टमार्टम हेमरेज यानी कि डिलीवरी के होने के बाद की होने वाली ब्लीडिंग। अगर ये ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है तो इससे माँ की जान को खतरा हो सकता है, जिसको हम पीपीएच कहते हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। ये क्या होता है, कब हो सकता है, कैसे होता है और इसके बचाव के लिए डॉक्टर क्या क्या कर सकते हैं। मैं डॉक्टर मुदिता जैन, एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी कंसल्टेंट, कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। तो आइए आज हम इस विषय के बारे में डिटेल में बात करते हैं और समझते हैं कि होता क्या है। तो अगर हम बात करते हैं पीपीएच किन किन मरीजों में ज्यादा हो सकता है, तो अगर हम बात करें मल्टीपल प्रेगनेंसी यानी कि एक से ज्यादा बच्चे हो पेट के अंदर, यानी कि ट्विन प्रेगनेंसी हो, ट्रिपलेट हो, महिला की उम्र कम हो या बहुत ज्यादा हो, यानी कि एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा हो या टीनेज प्रेगनेंसीज हो, या फिर उनको पीआईएच हो जिसमें प्लेजेंटा ढंग से माँ के यूट्रस में नहीं चिपकती है, या फिर प्लेजेंटा प्रीविया अब्रप्शो प्लेजेंटा हो, या माता बहुत ज्यादा मोटी हो यानी कि ओबेस हो। अगर ये कारण पता होते हैं तो हम इनके इसमें कुछ उपाय पहले से ही लेके चलते हैं कि इनको पीएच हो सकता है, तो हमें ये उपाय डिलीवरी के समय करने रहते हैं। पर कई बार क्या होता है कि हमें कारण नहीं पता चलता है और उसके कारण पीपीएच होता है, तो डॉक्टर्स को उस समय इमरजेंसी प्रिकॉशंस, इमरजेंसी मेथड्स भी यूज करने पड़ सकते हैं। तो ये पीपीएच दो टाइप से होता है। प्राइमरी पीपीएच यानी कि 24 घंटे में ही अगर पीपीएच हो जाता है उसे हम प्राइमरी पीपीएच कहते हैं, या फिर 24 घंटे से लेकर 45 दिनों के अंदर भी अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है तो उसे हम सेकेंडरी पीपीएच कहते हैं। ब्लीडिंग चाहे नॉर्मल डिलीवरी के बाद हो या सिजेरियन के बाद हो, दोनों कंडीशंस में पीपीएच हो सकता है। अगर हम नॉर्मल डिलीवरी की बात करें तो 500 ml से ज्यादा का ब्लड लॉस यानी कि आधे लीटर से ज्यादा का ब्लड लॉस को हम पीपीएच मानते हैं। अगर सिजेरियन से आपकी डिलीवरी हुई हो तो 1000 ml यानी कि 1 लीटर का ब्लड लॉस हम पीपीएच में मानते हैं। इससे माँ की जान को खतरा रहता है। अगर हम बात करें तो इतना ब्लड लॉस होने के बाद माँ को जो है उसका पल्स रेट बढ़ जाता है, उनका बीपी ड्रॉप होने लग जाता है, उनको सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लग जाती है। तो इन सब चीजों से हमें पता चलता है कि माँ को पीपीएच हो रहा है। साथ ही साथ पर वजाइनल यानी कि नीचे से भी ब्लीडिंग होती है, तो हमें समझ में आता है कि माँ को पीपीएच हो रहा होता है और इसका हमें तुरंत इलाज करना रहता है। तो अगर हम बात करते हैं कि पीपीएच होता क्यों है, तो हम आपको बताते हैं जब प्लेजेंटा माँ के यूट्रस से चिपकी हुई रहती है तो उसके अंदर के ब्लड वेसल्स जो रहते हैं दोनों आपस में उलझे हुए रहते हैं। तो जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो ये जो ब्लड वेसल्स रहते हैं और ये जो साइनसेस रहते हैं इनके माउथ ओपन हो जाते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है कि जैसे ही ये माउथ ओपन होते हैं तो हमारी जो बच्चेदानी है यानी कि यूट्रस है वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाता है। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ये ब्लड वेसल्स के माउथ बंद हो जाते हैं, साइनस बंद हो जाते हैं, तो ब्लीडिंग बंद हो जाती है। पर कुछ कंडीशंस में क्या होता है कि यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है, जिसे हम लॉस ऑफ टोन कहते हैं। तो अगर यूट्रस का टोन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, टोन कम रहता है, तो उसके कारण भी ये एक्सेसिव ब्लीडिंग रहती है। तो इसके लिए डॉक्टर्स आपको मेडिकल मैनेजमेंट यानी कि कुछ दवाइयाँ देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, गोलियां देते हैं, जिसके कारण ये ब्लीडिंग कम हो सकती है। दूसरी चीज होती है जब हम आवल निकाल रहे होते तो आवल का एक आध टुकड़ा जो रहता है वो बच्चेदानी के अंदर रह जाता है। वैसे तो अंदर की बच्चेदानी की क्लीनिंग ढंग से की जाती है, बट फिर भी एक आध टुकड़ा अगर अंदर रह जाता है तो उसके कारण भी ये ब्लीडिंग होती है। तो इसका इलाज होता है कि उस टुकड़े को बाहर निकाला जाए और उसके साथ साथ मेडिकल मैनेजमेंट दिया जाए, तो भी ये ब्लीडिंग कम हो सकती है। तो टोन का लॉस यानी कि एटोनी होना, दूसरा टिश्यू का रिटेंशन होना, यानी कि इन दोनों के कारण मैक्सिमम ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। तीसरी चीज होती है कि डिलीवरी के समय जो वजाइना रहती है यानी कि जो बर्थ कैनाल रहती है, चाहे बच्चेदानी का मुंह हो जिसे हम सर्विक्स कहते हैं उसमें इंजरी हो जाए, या वजाइना जिसमें से बच्चे की डिलीवरी हो रही होती है उसमें ट्रॉमा हो जाए, तो इन किसी भी कंडीशन में ट्रॉमा जब होता है तो भी ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ट्रॉमा का चीज होता है तो हमें उसको रिपेयर करना पड़ता है, तो ऑपरेशन थिएटर में ले जाके उसको रिपेयर किया जाता है, तब जाके उसकी ब्लीडिंग बंद होती है। चौथा मेन कॉज होता है कि कोएगुलेशन डिसऑर्डर, यानी कि माँ को पहले से ही कुछ कोएगुलेशन डिसऑर्डर होती है जिसके कारण उनकी खून रुकने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। यानी कि जब भी कभी कोई चोट लगी होती तो उनको ब्लीडिंग हमेशा से ज्यादा हो रही होती है, महीने के समय भी उनको अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही होती है तो उन कंडीशंस में भी जो रहता है ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर अगर हम सेकेंडरी पीपीएच की बात करें, सेकेंडरी पीपीएच यानी कि 24 घंटे से लेकर 45 दिन तक कभी भी ब्लीडिंग होना, तो उसके लिए इन्फेक्शन एक मोस्ट कॉमन कॉज होता है जिसके कारण पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है। सेकेंडरी पीपीएच बहुत ही डेंजरस होता है क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल होता है। तब तक मरीज घर जा चुका होता है, घर से वापस लाने में समय बर्बाद होता है, समझने में चीजें थोड़ा सा समय चला जाता है। इस कंडीशन में ये चीज बहुत ही जानलेवा हो जाती है। अगर हम बात करते हैं हमारे स्टेट में, इंडिया में मैटरनल मोर्टेलिटी की, तो पीपीएच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉमन कॉज है मैटरनल मोर्टेलिटी का, जिसके लिए हमारी देश की सरकार, एनएचएम, नेशनल हेल्थ मिशन वगैरह सब लगे हुए हैं कि ये हमारी मैटरनल मोर्टेलिटी कम हो जाए। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत रहती है कि आपके मरीज की डिलीवरी हॉस्पिटल में हो। तो अब हम बात करते हैं इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो जो भी
हमने अभी हाई रिस्क फैक्टर्स की बात करी, अगर हमें वो पहले से ही पता है तो उस समय हम मेडिकल मैनेजमेंट की चीजें साथ में लेके चल सकते हैं। दूसरी चीज होती है प्रिवेंट करने के लिए। तो प्रिवेंट करने के लिए मरीज के हाथ में कुछ नहीं होता है, उसे सिर्फ अपना प्रॉपर पौष्टिक आहार लेना रहता है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, एंड ये बाकी सब चीजें जो रहती है आपका एक डॉक्टर जो रहता है, जो इसमें ट्रेन रहता है, वही मैनेज कर सकता है। तो वो आपका यूट्राइन मसाज देता है। जब आपका प्लेजेंटा यानी आंवल रिमूव हो रहा होता है तो उस समय वो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर करते हैं। आपकी आंवल की डिलीवरी के साथ ही कुछ इंजेक्शंस ड्रिप में डलते हैं, कुछ इंजेक्शंस कमर में डलते हैं। आंवल की डिलीवरी के बाद हो सकता है कुछ टैबलेट्स जो है वो आपकी वजाइना में या रेक्टम यानी कि लैट्रिन के रास्ते में रखें। साथ ही साथ वो यूट्रस पे मसाज भी करते रहते हैं ताकि यूट्रस का जो टोन होता है वो अच्छा हो जाए और वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। इसके अलावा अगर कभी जरूरत पड़ती है, इमरजेंसी पड़ती है और सारे मेजर्स यूज करने के बाद भी अगर ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो मरीज को फिर लेप्रोटमी के लिए लेना पड़ता है। उसमें जो ब्लड सप्लाई देने वाली नसें हैं उनको ब्लॉक किया जा सकता है, या फिर आजकल बड़ी उन्नत तकनीक आ गई जिसे हम यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन कह रहे होते हैं। अगर मरीज का पहला बच्चा है, हमें उसका यूट्रस बचाना है तो हम उसमें यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन भी ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज एक सिरे से हम जो है उनकी नसें जो है वो ब्लॉक करते हैं और कोशिश करते हैं कि यूट्रस को बचाया जा सके। बट बहुत ही अनफॉर्चुनेट फीमेल्स रहती है कि इसमें सारे उपाय यानी कि मेडिकल मैनेजमेंट यूज करने के बावजूद, सर्जिकल मैनेजमेंट यूज करने के बावजूद भी हम उनके टोन को नहीं ला पाते हैं, उनकी यूट्रस की ब्लीडिंग को नहीं रोक पाते हैं, और ऐसी कंडीशन में फिर हमें उनकी बच्चेदानी यानी कि यूट्रस को निकालना पड़ता है, जिसे हम सिजेरियन हिस्टेक्टोमी कहते हैं या पोस्टपार्टम हिस्टेक्टोमी कहते हैं। तो माँ की जान हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, इसलिए हम ये डिसीजन ले पाते हैं कि हमें माँ की जान को बचाना रहता है। तो पोस्टपार्टम हेमरेज एक प्रिवेंटेबल कॉज है बट अनप्रेडिक्टेबल कॉज है, इमरजेंसी होती है। तो अगर अब आप प्रेग्नेंट हैं या आपके घर में कोई और प्रेग्नेंट है तो ये पीपीएच आपके बारे में समझना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। इसके बारे में अगर आपके दिमाग में कुछ भी रहता है तो आप उस समय अपने डिसीजन में हेल्प ले सकती हैं। हर महिला एक सेफ डिलीवरी डिजर्व करती है और इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको लगता है कि हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।